हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में हम कहते हैं बेरोजगारी। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अनएम्प्लॉयमेंट is a situation or condition in which a person who want to do work at the existing wages do not get work। आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है या एक कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन काम करना चाहता है लेकिन डू नॉट गेट वर्क, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। उस कंडीशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है या कंडीशन है जिसमें पर्सन काम करना चाहता है लेकिन उसे काम ना मिले, उस कंडीशन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। इस डेफिनेशन में एक कंडीशन लगी हुई है कि वो पर्सन काम करना चाहता है और उसे काम ना मिले, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई पर्सन काम करना नहीं चाहता तो उस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते। इस बात को हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज एक फैमिली है, इस फैमिली में चिल्ड्रंस होते हैं जिनकी एज 14 ईयर्स से बिलो है। इस फैमिली के अंदर मदर भी है जो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करना चाहती हैं, हाउस होल्ड वर्क, एंड ये मदर घर के बाहर काम करना नहीं चाहती। एंड यहाँ फादर एंड यहाँ पे ओल्ड पेरेंट्स भी हैं जिनकी एज 60 एंड 60 से अबव। ओके, अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिल्ड्रंस जिनकी एज 14 ईयर्स से बिलो है, उन चिल्ड्रंस को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनकी एज काम करने वाली अभी नहीं है। हमारे देश में 14 ईयर्स से अधिक जो बच्चे होते हैं वो काम कर सकते हैं, 14 से बिलो काम नहीं कर सकते। तो इनकी एज तो काम करने वाली है नहीं, तो हम इनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। दूसरा एग्जाम्पल देखिए मदर का। मदर यहाँ पे हाउस होल्ड वर्क करती हैं एंड घर के बाहर काम करना चाहती नहीं है, और इस कंडीशन में हम मदर को भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक पर्सन जो काम करना चाहे पैसों के लिए, यहाँ लिखा ना एडजस्टिंग वेजेस, पैसों के लिए काम करना चाहे और उसे काम ना मिले, तो मदर पैसों के लिए काम करना नहीं चाहती, तो इस कंडीशन में मदर को भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फादर का। अगर फादर काम करना चाहते हैं वेजेस के लिए एंड उन्हें वर्क नहीं मिलेगा, तो हम फादर को कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड। अगर उन्हें वर्क मिला हुआ है एंड वो काम कर रहे हैं तो हम इनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। इसी तरह से ओल्ड पेरेंट्स जिनकी एज 60 या 60 से अबव है, तो उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर जो वर्किंग एज होती है वो 15 से लेकर 59 के बीच में होती है, और इनकी एज 59 को क्रॉस कर चुकी है, 60 हो चुकी है या 60 से अधिक हो चुकी है। तो अब ये एज जो है ना, इनकी रिटायरमेंट की एज है, और इस एज पर उनको कोई वर्क नहीं मिलेगा, तो इनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम टाइप ए, अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अनएम्प्लॉयमेंट found
इन रूरल एरिया। एंड पार्ट बी कौन सा होगा? अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अर्बन एरिया। रूरल का मतलब होता है गांव एंड अर्बन का मतलब होता है शहर। तो गांव के एरिया में कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं एंड सिटी के एरिया में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। गांव के एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा उसका नाम कौन सा है? एक का नाम है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक का नाम होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सिटी के एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा उसे हम कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी एंड डिस्गाइज्ड को हम कहते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। इसी तरह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कहेंगे यहां पर शिक्षित बेरोजगारी। इनके हिंदी मीनिंग से इनकी डेफिनेशन को हम आसानी समझ सकते हैं। देखिए यहां लिखा है मौसमी, यानी कि मौसम के अनुसार। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें लोगों को मौसम के अनुसार वर्क मिलता है। साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने उन्हें काम नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ महीनों के लिए काम मिलेगा, उसे हम कहेंगे यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ लिखा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है छिपी हुई। तो एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें एक्स्ट्रा पीपल वर्क करते हैं उसे हम कहते हैं यहाँ पे डिस्गाइज्ड। सपोज यहाँ पर एक फार्म है, यहाँ पर एक खेत है और ये खेत सिर्फ 3 लोगों को वर्क दे सकता है, लेकिन इस खेत में 5 पीपल इंगेज हैं। तो इस खेत में 2 पीपल एक्स्ट्रा हैं। ओके, तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें एक्स्ट्रा पीपल इंगेज होते हैं उसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये खेती के सेक्टर में अधिक पाया जाता है। आपने देखा एक खेत है, खेत में 3 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इस खेत में 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो इसमें 2 लोग जो हैं एक्स्ट्रा है। अगर इन 2 लोगों को यहां से निकाल दिया जाए तो भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन आपका सेम रहेगा। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? सिटी के अंदर जो लोग एजुकेटेड हैं एंड उन्हें वर्क नहीं मिलता, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम इन तीनों को डीपली स्टडी करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूरल एरिया में कौन सा एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है एंड उनके बीच में क्या डिफरेंस है। आपको पता है रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है कौन सा? एक तो होता है सीजनल एंड एक होता है डिस्गाइज्ड। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे इनकी डेफिनेशन क्या है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट is an unemployment in which a person do not get work during some month in a year। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें किसी पर्सन को वर्क नहीं मिलता। कब वर्क नहीं मिलेगा? कुछ महीनों के लिए वर्क नहीं मिलेगा। साल में कुछ महीने ऐसे आएंगे जब उसके पास में वर्क नहीं होगा, उसे हम कहेंगे यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट is an unemployment in which extra people
आर इंगेज। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके अंदर एक्स्ट्रा पीपल इंगेज होते हैं। अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, डेफिनेशन क्या होगी इसके आगे, और इफ वी रिमूव these extra people there will be no effect on production, the production remains same। तो हमने लिख सकते हैं यहां पर if we remove these extra people the production remain same। अगर हम इन एक्स्ट्रा पीपल्स को यहां से निकाल देते हैं तो हमारे प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन आपका सेम ही रहेगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज जो आपका एक फार्म है एंड इस फार्म में 5 पीपल वर्क कर सकते हैं। ओके, एक फार्म है एंड उस फार्म में 5 पीपल को जॉब मिल सकती है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि एक फार्मर जिसका ये खेत था, सपोज एक फार्मर है एंड उसका ये खेत है, तो फार्मर की फैमिली में, इसकी फैमिली में सपोज 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो देखने को मिलता है कि 8 के 8 मेंबर्स इसमें वर्क करते हैं, यानी कि इसमें 8 मेंबर वर्क कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ 5 लोगों के लिए जॉब थी। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पीपल जो हैं एक्स्ट्रा एंगेज हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 लोगों की जगह थी और इसमें 8 लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें 3 लोग जो हैं एक्स्ट्रा एंगेज हैं, तो ये आपके 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। अगर इस केस में 3 लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाता है तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन आपका सेम ही रहेगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस जगह पाया जाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जगह पाया जाता है, गांव के अंदर भी एंड सिटी के अंदर भी। तो आप सकते हैं इट इज फाउंड इन बोथ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। एंड यहां लिख सकते हैं आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन रूरल एरिया, या कह सकते हैं आप एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल एरिया, ठीक है। यहां देखिए आप, यहां लिखा था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है सिटी के अंदर एंड गांव के अंदर दोनों जगह पाया जाता है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स से आपको समझ में आएगा कौन सा सिटी के अंदर पाया जाता है एंड कौन सा आपका गांव के अंदर पाया जाता है। एग्जांपल देखिए, फार्मिंग, आपको मालूम फार्मिंग एक सीजनल एक्टिविटी है, गांव के अंदर मोस्टली पीपल जो है फार्मिंग करते हैं एंड फार्मिंग आपका सीजनल एक्टिविटी है, तो लोगों को यहाँ सीजनल वर्क मिलता है, मौसम के अनुसार यहाँ पे लोगों को वर्क मिलता है। इसी तरह से कुछ लोग वूलन क्लॉथ बेचते हैं, वूलन क्लॉथ सेलर, आइसक्रीम सेलर, इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को सीजन के अनुसार वर्क मिलेगा। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम गर्मी के मौसम में सेल की जाती है, सर्दी में सेल नहीं की जाती, तो इन्हें सर्दी के मौसम में काम नहीं मिलेगा। इसी तरह से वूलन क्लॉथ सेलर, वूलन क्लॉथ सर्दियों में सेल किए जाते हैं, गर्मियों में सेल नहीं किए जाते, तो इन्हें गर्मियों में वर्क नहीं मिलेगा। तो गाँव के अंदर आपने देखा कि फार्मिंग एक्टिविटी कौन सी थी? सीजनल। इसी तरह से सिटी के अंदर जो लोग कपड़े बेचते हैं वूलन या आइसक्रीम बेचते हैं, वो आपकी एक्टिविटी कौन सी हो जाएगी? वो आपकी सीजनल एक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट गांव के एरिया में पाया जाता है एंड गांव के एरिया में कौन सा सेक्टर है जहां पर ये एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? तो आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था कि एक खेत में 5 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें 8 लोग इंगेज थे, तो उसमें 3 लोग कैसे हैं? एक्स्ट्रा इंगेज हैं। तो डेफिनेशन क्या थी? ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर एक्स्ट्रा लोग वर्क करते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक्स्ट्रा लोग वर्क करते हैं। क्या एग्रीकल्चर के अतिरिक्त किसी और सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है? यस, पाया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल इसका था फार्मिंग। अब क्वेश्चन ये है कि फार्मिंग के अलावा कोई दूसरा एग्जांपल हो सकता है इसका? तो ऑफ कोर्स हो सकता है।
जैसे कि शॉप, सपोज एक फैमिली के पास में शॉप है एंड उस शॉप में 2 लोग वर्क कर सकते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि उस फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं, सपोज 5 मेंबर्स हैं, तो सभी के सभी शॉप में वर्क करते दिखाई देते हैं। तो इसमें 3 लोग, अगर 5 मेंबर थे तो कितने लोग एक्स्ट्रा हैं? 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। एंड उनके वर्क करने से या ना करने से प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि वो वर्क ना करें तो भी उसके अंदर उतना प्रोड्यूस होगा, अगर वर्क करते हैं तो भी उतना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जी हमको काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में जो कुछ काम नहीं करते। अगर रियल में काम करते होते तो प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए था। शॉप के अंदर 5 मेंबर काम कर रहे हैं, 3 मेंबर एक्स्ट्रा हैं, अगर मैं इन 3 मेंबर्स को यहाँ से निकाल देता हूँ तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से फार्मिंग के अंदर, फार्मिंग के एग्जांपल आपने देखा था कि इस फार्म के अंदर 3 लोगों की जगह थी एंड इसमें 5 लोग काम कर रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर इसके अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 2 लोग कैसे एक्स्ट्रा लोग हैं। अगर मैं इन 2 लोगों को यहाँ से निकाल देता हूं तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब हम देखेंगे कि सिटी के अंदर कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो आपको पता है कि सिटी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है उसे हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट is an unemployment in which educated people do not get work। एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें एजुकेटेड पर्सन उन्हें वर्क नहीं मिलता, उस कंडीशन को हम कहते हैं यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है, तो उसको यहाँ बोला गया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए पेकुलर प्रॉब्लम। इसे पेकुलर प्रॉब्लम क्यों बोला गया? क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है। हमने सोचा था कि गांव के लोग, उनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो शायद उनके पास में एजुकेशन नहीं थी, लेकिन सिटी के लोगों के पास में तो एजुकेशन भी है, फिर उनके पास में जॉब नहीं है। तो ये कंडीशन कैसी है? एक गंभीर समस्या है, और एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद में लोगों को जॉब मिल जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जॉब भी नहीं मिल रही है जबकि उनके पास में एजुकेशन है। तो ये एक सीरियस कंडीशन है। इंडिया के अंदर मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइड ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में जॉब नहीं है। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की तो इनकी संख्या बहुत अधिक है। हर साल 1000 की संख्या में लोग पास हो जाते हैं एंड उनको जॉब नहीं मिलती। इन सब के अलावा इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, फिर भी उनके पास में जॉब नहीं है। तो इसी वजह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को एक पेकुलियर प्रॉब्लम बोला गया, क्योंकि ये कंडीशन काफी सीरियस है जिसमें लोगों के पास में एजुकेशन होने के बाद में जॉब नहीं है। अभी तक आपने स्टडी किया कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। आपने देखा कि सिटी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है उसे हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से गांव के एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है उसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड एंड सीजनल। अब हमको स्टडी करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके रीजन क्या है। देखिए रीजन क्या हो सकते हैं कि सिटी के अंदर लोगों के पास में एजुकेशन होने के बाद में जॉब नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रीजन है हाई रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बहुत तेज गति से इंक्रीज होना अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो सभी लोगों को जॉब मिल नहीं पाएगी, तो इंडिया के अंदर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लो अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब। इंडिया के अंदर जॉब की चांसेस बहुत कम है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, इसी वजह से सब लोगों के पास में जॉब नहीं होती है। पॉइंट नंबर थर्ड, माइग्रेशन
माइग्रेशन का मीनिंग होता है मूविंग ऑफ पर्सन फ्रॉम विलेज टू सिटीज इन द सर्च ऑफ जॉब। गांव से लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं, उन्हें जॉब चाहिए। सिटी के अंदर ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा थी, गांव से लोग और आ जाते हैं, पॉपुलेशन और इंक्रीज हो जाएगी, लोगों को जॉब मिल नहीं पाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर सभी लोगों के पास जॉब नहीं होगी, तो इस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉल्टी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का सिस्टम जो है कैसा फॉल्टी है। फॉल्टी कैसे है, आज की एजुकेशन सिर्फ थ्योरी बेस्ड हो चुकी है, उससे प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं होगी तो हम ऐसी एजुकेशन से जॉब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज की एजुकेशन सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, हम बच्चों को ऐसी कोई चीज सिखाते ही नहीं है कि जिससे आगे चल के उनकी जॉब लग सके। तो इसी वजह से क्या होता है, एजुकेशन तो हमारे पास में है लेकिन जॉब हमारे पास में नहीं होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, क्या एजुकेशन के तेज गति से इंक्रीज हो जाने से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं? तो ऑफकोर्स एजुकेशन के अधिक इंक्रीज हो जाने से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, राइज इन जनरल एजुकेशन। प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन काफी तेज गति से इंक्रीज हो रही है। आज जगह जगह पर स्कूल एंड कॉलेज खुले हुए हैं। तो स्कूल एंड कॉलेज खुले होने के कारण क्या होता है, हर साल मिलियंस की संख्या में स्टूडेंट पास हो जाते हैं। तो क्या होगा, जब इतने सारे लोग पास होंगे तो हम इनको जॉब नहीं दे सकते हैं। तो एजुकेशन का इंक्रीज होने से भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग का ना होना। वोकेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग का ना होना। देखिए, वोकेशनल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है कि हम बच्चों को ऐसी स्किल्स सिखाएं, ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाएं जिससे आगे चल के उनकी जॉब लग सके। जैसे इस टाइम पर आप अपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर को स्टडी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर आपका एक वोकेशनल सब्जेक्ट है एंड इस सब्जेक्ट से आगे चल के आपको जॉब लेने में दिक्कत नहीं आएगी, जो आपको हेल्प करेगा कि आपको जॉब मिल सके। तो हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ में वोकेशनल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से लोगों को जॉब प्राप्त नहीं हो पाती है। एजुकेशन के साथ साथ हम वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए। आप लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ के साथ साथ कंप्यूटर को स्टडी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर आपका एक वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, वो आपकी एक वोकेशनल एजुकेशन है या वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो इससे आगे चल के आपको हेल्प मिलेगी जॉब लेने में, ठीक है। तो बहुत से लोगों के पास में वोकेशनल एजुकेशन नहीं होती है, इसी वजह से उनके पास में जॉब भी नहीं होती है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट जॉब। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ सरकारी जॉब करना चाहते हैं, उन्हें प्राइवेट जॉब नहीं करनी है। गवर्नमेंट हर किसी लोगों को जॉब नहीं दे सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही बेस्ड हैं। ऐसे कई सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो कोई भी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करते नहीं हैं। उन्हें जॉब चाहिए लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसी वजह से वो घर में बैठे रहते हैं, है ना। तो क्या होगा, जब घर में बैठे रहेंगे, जॉब उनको करनी ही नहीं है प्राइवेट, उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बेस्ड रहना है, तो इससे क्या होगा, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। बहुत से लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि एग्रीकल्चर आपका एक सीजनल एक्टिविटी है जो लोगों को सीजन के हिसाब से जॉब दे सकती है, जो लोगों को पूरी 12 महीने जॉब नहीं दे सकती। तो इसमें सपोज कोई फार्मर है, फार्मर के पास में 8 या 9 महीने वर्क है, तो 4 महीने उसे खाली बैठना पड़ेगा। तो 4 महीने खाली बैठेगा तो क्या होगा, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा ना। तो अगर वो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता है। तो जी, यहाँ पे कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अधिक पाया जाता है। आज के इस वीडियो में आपने स्टडी किया अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं एंड यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या हैं। तो इसी के साथ में आज का जो टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक ठीक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।